हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम। और आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम क्लास 10th लेसन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो यू आर मोस्ट वेलकम फॉर दिस टॉपिक एंड विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद आवर लेसन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो लेसन है, यू आर वेरी फेमिलियर दैट इसमें हमको नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन के नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है और हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ना है। हॉर्मोन्स पहले हम एनिमल हॉर्मोन्स यानी कि ह्यूमन बींग्स के हॉर्मोन्स पढ़ेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू मूव टू द प्लांट हॉर्मोन्स। अब डायरेक्टली एनसीईआरटी की बुक इस लेसन में यहाँ पर जंप नहीं करती है एंड इन मोस्ट ऑफ माई लेक्चर्स आई ट्राई टू फॉलो द एनसीईआरटी पैटर्न, जिससे कि अगर आप एनसीईआरटी की बुक रीड कर रहे हैं तो आपके लिए उसको समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। सो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद दिस। अब आपका जो ये लेसन है एनसीईआरटी में, ये स्टार्ट होता है कुछ एग्जाम्पल्स के साथ जिनमें कि मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में बताया हुआ है। पहले तो जैसे प्रीवियस लेसन्स में हमने डिस्कस किया है कि मूवमेंट इज़ द साइन ऑफ अलाइवनेस, कि अलाइव थिंग्स कैन मूव। ठीक है, अब अगर हम मूवमेंट प्लांट्स की मूवमेंट को अगर हम थोड़ा सा डीपली ऑब्जर्व करें तो हम क्या देखते हैं, स्टार्टिंग्स करते हैं। प्लांट लाइफ की स्टार्टिंग जो है वो सीड से होती है। तो अगर हम सीड्स की मूवमेंट को ऑब्जर्व करें तो सीड जब जर्मिनेट होता है यानी कि सीड जब ग्रो होता है, व्हेन सीड शो सम काइंड ऑफ ग्रोथ, तो हम ये कहते हैं कि उसकी ग्रोथ में हमें कुछ मूवमेंट नज़र आ रही है। कैसी मूवमेंट? यहाँ पर देखिए, सीड में से रेडिकल निकल कर आया, फिर प्लूम्यूल, फिर इससे बना शूट सिस्टम, इससे बना रूट सिस्टम, फिर शूट सिस्टम में लीव्स आई, कॉटिलेडॉन्स नीचे गिर गए। तो इसमें क्या हो रहा है, सीड पुश करके सॉइल से बाहर भी आ रहा है। ठीक है, सॉइल को पुश कर रहा है, एक मूवमेंट शो कर रहा है, फिर ये मूव करके सॉइल से बाहर आया है। उसके बाद ये लीव्स का ओपन अप होना, all these are some kinds of movements। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि movement is equal to growth। जहाँ growth है वहाँ movement है। अगर इन seeds को आप grow नहीं करवाएं तो यहाँ पर आपको movement नहीं दिखेगी। ठीक है, now just give me 1 second। हाँ ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम सीड्स को ग्रो ना करवाएं तो हम देखते हैं कि सीड्स में कोई मूवमेंट नहीं है। और अगर हम प्लांट्स की इस तरीके की मूवमेंट देखें जिसमें अगर हम प्लांट्स को सनलाइट के पास रख रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि प्लांट दे बेंड टूवर्ड्स दी सनलाइट। अब ये प्लांट्स की बेंडिंग टूवर्ड्स दी सनलाइट इज ऑल्सो ड्यू टू इट्स ग्रोथ। तो प्लांट के पार्ट में तो हमने ये देखा कि मोस्ट ऑफ द मूवमेंट्स आर बिकॉज ऑफ द ग्रोथ। चलिए अब कुछ चलते हैं हम एनिमल्स की तरफ, एनिमल्स की मूवमेंट को स्टडी करने के लिए। अब आपने ये देखा कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जहाँ पर आपको मूवमेंट दिख रही है, बट हम यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। अ कैट रन्स टू कैच अ माउस, बिल्ली भाग रही है चूहे को पकड़ने के लिए। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग फॉर देयर प्लेजर, ग्राउंड में आपको बहुत सारे बच्चे खेलते हुए दिखते हैं। नाउ इन दोनों केसेस में देयर is a certain kind of movement but there is no growth। तो हम ये नहीं कह सकते कि जहाँ ग्रोथ है वहाँ मूवमेंट है या जहाँ मूवमेंट है वहाँ ग्रोथ है। कुछ मोस्ट ऑफ द जगह पर आपको मूवमेंट दिखती है पर ग्रोथ नहीं होती। अब ये मूवमेंट क्यों हो रही है? दीज मूवमेंट्स आर ड्यू टू रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट। एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से बॉडी मूव कर रही है। अब बॉडी की मूवमेंट बहुत केयरफुली कंट्रोल्ड रहती है। ठीक है, बॉडी मूव कर रही है तो वो बहुत केयरफुली कंट्रोल्ड मूवमेंट से चल रही है। मतलब जैसे अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे कि अगर आप इफ़ यू वांट टू टॉक, तो योर टॉक डिपेंड्स अपॉन योर एनवायरनमेंट। ठीक है, जो भी आपका एक्शन है ये एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। इफ़ यू आर देयर इन योर फ्रेंड सर्कल मेकिंग अ पार्टी, मैरी टाइम, तो आप लाउडली बात कर सकते हैं और करते भी हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस।
if your teacher is not there in your class, you just speak so loudly. But in presence of your teacher, ठीक है, और अगर और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर हूँ तो आप एक दूसरे के कान में विस्पर करते हैं. तो मूवमेंट जो हमारी है वो मूवमेंट तो है ही है, ठीक है. टॉकिंग इज़ अ काइंड ऑफ मूवमेंट. यू टर्न अराउंड योर हेड्स टू मूव. आपके हाथों के जेस्चर्स होते हैं, आपके लिप मूवमेंट है, आपके वॉइस बॉक्स से आवाज़ निकल रही है, ये सब मूवमेंट है. बट ऑल दीज मूवमेंट्स आर वेरी केयरफुली कंट्रोल एंड यू नो हाउ मच टू कंट्रोल इट. तो ये सारी मूवमेंट्स जो हैं हमारी, ये सभी मूवमेंट्स हमारी कंट्रोल्ड और कोऑर्डिनेटेड मैनर में चल रही हैं. इसी तरीके से अगर हम बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की बात करें तो हमारे सारे बॉडी के ऑर्गन्स आपस में एक कंट्रोल और कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम कर रहे हैं. अगर आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा और इन सब की कोऑर्डिनेशन को कोई कंट्रोल नहीं करेगा, देन अ बॉडी कैन नॉट live, a body cannot perform all its actions. So all our movements are controlled and coordinated. तो यहाँ से हमारे लेसन की स्टार्टिंग हो गई और हम अपने टॉपिक पे पहुँच गए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं, ठीक है. फर्स्ट पेज ऑफ माय लेक्चर जो आपने यहाँ पर देखा, इट इज़ जस्ट द समरी ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ योर एनसीईआरटी बुक. जो हम फॉलो करेंगे लेसन में, जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू गेट इट फ्रॉम दिस सेकेंड पार्ट जो इंट्रोडक्शन से अलग है. अब हमारी बॉडी जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड है, वो कैसे हमारी बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम चल रहा है, कैसे हमारे ऑर्गन्स मूव कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और कैसे वो काम कर रहे हैं. सो देर आर टू सिस्टम्स दैट आर वर्किंग टू कंट्रोल आवर बॉडी. नंबर वन इज़ योर नर्वस सिस्टम, ठीक है. नर्वस सिस्टम आपका फर्स्ट सिस्टम है जो कंट्रोल कर रहा है. दूसरा आपका जो सिस्टम है दैट इज़ हार्मोनल सिस्टम. सो इस लेसन में हम नर्वस सिस्टम करेंगे और नर्वस सिस्टम का भी एक पार्ट करेंगे और सेकंड पार्ट डेफिनेटली आई विल कम विद अनदर पार्ट. नर्वस सिस्टम जो आपका काम करता है वो बेसिकली आपकी नर्वस टिश्यूज़ की वजह से काम करता है, न्यूरॉन्स की वजह से काम करता है. जबकि आपके हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में ग्लैंड्स हैं, बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, ठीक है. नर्वस सिस्टम का मैसेज जो पास होता है, यानी कि वो कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं बॉडी के सभी ऑर्गन से, वो कोऑर्डिनेट करते हैं थ्रू सम नर्व इम्पल्स. और हार्मोन कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, एक ग्लैंड से हार्मोन कैसे दूसरे पार्ट को कोऑर्डिनेट कर पा रहा है, कंट्रोल कर पा रहा है, वो कुछ केमिकल्स रिलीज करता है. जबकि नर्वस सिस्टम में आपका नर्वस इम्पल्स आपकी पूरी बॉडी के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है. अब नर्वस सिस्टम जो है, इसमें जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होती है वो बहुत फास्ट होती है, ठीक है. इसकी कोऑर्डिनेशन क्या है, फास्ट है. और हार्मोनल्स की जो आपकी कोऑर्डिनेशन है दैट इज़ स्लो. एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ ये भी आ रहा है कि ये फास्ट है और ये स्लो. मतलब अगर आपको हाथ उठाना है, इफ़ यू वांट टू पिक अप योर हैंड टू राइट समथिंग, देन इट इज़ वेरी फास्ट. यू थिंक एंड यू पिक योर हैंड, ठीक है. बट हॉर्मोन्स बॉडी से रिलीज होते हैं और वो काम करते हैं धीरे धीरे. कोई भी आपकी बॉडी का हार्मोन है, समझ लीजिए ग्रोथ हार्मोन है, तो ऐसा तो नहीं कि आज ग्रोथ हार्मोन निकला, आज आप रात को सोए और कल सुबह बहुत टॉल हो गए. नो, hormones they work slowly and nervous system they work very fast. अब hormones क्या हैं, hormonal system में hormones जो दिए जाते हैं वो बॉडी के हर सेल तक पहुंचते हैं. नर्वस सिस्टम में ऐसा नहीं है. नर्वस सिस्टम आपका मसल से, सेंसरी ऑर्गन से, ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से, ये सब कनेक्टेड पार्ट हैं. जबकि हार्मोन्स आपकी बॉडी के इंटीरियर एक्सटीरियर सभी पार्ट्स से कनेक्टेड रहता है, ठीक है. तो इसके डिफरेंसेस हम एज वी विल गो थ्रू द लेसन हम एक बार और इसको कवर करेंगे. अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना नर्वस सिस्टम. सबसे इम्पॉर्टेंट बात, प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं है. नर्वस सिस्टम डू नॉट एग्जिस्ट इन प्लांट्स. आपने कभी नहीं सुना होगा प्लांट का ब्रेन काम नहीं कर रहा है, प्लांट की स्पाइनल कॉर्ड में डिफेक्ट आ गया है, प्लांट को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, प्लांट में नर्व्स हो रही हैं. नो,
Nervous system is a specialized feature of only animals. They are found only in animals. अब ये नर्वस सिस्टम है क्या? अब हम कुछ इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. इफ़ दिस इज़ अ पर्सन स्टैंडिंग है, कोई भी बच्चा खड़ा हुआ है, ठीक है, कैसे कैसे नर्वस सिस्टम हमारा काम करता है. हमारे पास ये 2-3 एग्जाम्पल्स हैं. सबसे पहला एग्जाम्पल है ये हॉट पैन का, हॉट कप का, जिसमें कि अगर ये इसको हाथ लगाता है तो इमीडिएटली ये हैंड रिमूव हो जाता है. अ फास्ट एक्शन दैट गोज ऑन वाइल टचिंग दिस कप ऑफ हॉट टी. हाथ लगाया गर्म कप को, हाथ रिमूव कर लिया. बहुत तेज सनलाइट आंखों में पड़ी, अंधेरे कमरे से निकल रहे हैं, सनलाइट पड़ रही है, आंखें क्लोज हो जाती हैं. बहुत सारे लोग अगर लाइट में फ़ोटोग्राफ क्लिक कराने के लिए पोज दे रहे होते हैं तो उनके लिए आंखें खोल पाना मुश्किल रहता है. जल्दी से खींच लो फ़ोटो, आंखें बंद हो रही हैं, समवट लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग. तो एक ये रिस्पॉन्स है आपका, कुछ इस तरीके की मूवमेंट है, कुछ इस तरीके का आपका एक्शन है. थर्ड एक्शन जो हम देख रहे हैं वो है अगर आपका पाँव किसी पिन पर पड़ जाए तो इमीडिएटली यू आर गोइंग टू रिमूव योर लेग. अब ये इंसान इतने सारे रिस्पॉन्सेस कैसे दे पा रहा है, इतने सारे काम क्यों दे पा रहा है? क्योंकि इसकी बॉडी में नर्वस सिस्टम इन सब चीज़ों को कंट्रोल करे हुए है. अगर इसने कप को हैंड लगाया और शिफ्ट हुआ तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ नर्वस सिस्टम. आंखें खोली धूप में और बंद हो गई तो ये भी नर्वस सिस्टम है. एक पिन पर पाँव रखा और हटा लिया, ये भी नर्वस सिस्टम है. इसके अलावा अगर ये कुछ लिखना चाहता है जिसके लिए पेन उठाएगा, दैट इज़ ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम. अब ये जो सब चीज़ें हो रही हैं, इसमें जो ये आप कप देख रहे हो, आप पिन देख रहे हो, ये स्टिमुलस देख रहे हो, ये जो सब ऑब्जेक्ट्स देख रहे हो, ये सब हैं आपके एक तरह के स्टिमुलस जिसके लिए ये इंसान रिस्पॉन्ड कर रहा है. ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर? रिस्पॉन्सेज आपने देख लिए, हाथ हटाना, पैर हटाना, आंखें बंद करना, ये सब रिस्पॉन्स हैं. और ये रिस्पॉन्स क्यों हो रहे हैं? ये रिस्पॉन्स हो रहे हैं किसी स्टिमुलस की वजह से. यहाँ पर सनलाइट एक स्टिमुलस हो सकता है, पिन एक स्टिमुलस हो सकता है, हॉट ऑब्जेक्ट एक स्टिमुलस हो सकता है. तो रिस्पॉन्स क्या हुआ? इन सब कामों को अगर हम अलग अलग ना बोलकर एक लाइन में बोलना चाहें तो responses occur due to change in environment. Any change in environment can cause a response. And then what is stimulus? Stimulus, ये जो environment का change है, इसी change को stimulus कहते हैं. ठीक है, response occur due to stimulus. इसको ऐसे भी लिख सकते हो, definition यहाँ से और easy हो गई आपकी. Response occur due to stimulus. और stimulus क्या है? Any change in environment जिसके लिए आप respond कर सकते हो. एनवायरनमेंट में कोई भी ऐसा चेंज जिसको आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो कैन बी अ स्टिमुलस फॉर यू. ठीक है, जैसे अभी यूट्यूब का लिंक आना, अभी नोटिफिकेशन आना इज़ अ स्टिमुलस. और रिस्पॉन्स क्या है? आप फटाफट उसको खोल के देखते हो वीडियो को. तो अ स्टिमुलस एंड अ रिस्पॉन्स. आई होप द डेफिनेशंस आर क्लियर टू यू. एक बार हम डेफिनेशंस भी देख लें. इफ़ यू वांट टू नोट इट डाउन, यू कैन गिव अ पॉज टू द लेक्चर एंड यू कैन नोट इट डाउन. स्टिमुलस इज अ चेंज इन द एनवायरनमेंट. स्टिमुलस क्या है? एनवायरनमेंट में एक चेंज है जिसको कि ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है या रिएक्ट करता है. कोई भी ऐसा चेंज एनवायरनमेंट का जिसको कोई रिस्पॉन्ड करे इज अ स्टिमुलस फॉर दैट ऑर्गेनिज्म. हीट, टच, लाइट, स्मेल, ये सब स्टिमुलस हैं. ठीक है, हीट से आपने हाथ हटा लिया, टच से आपको कोई चीज़ सॉफ्ट लगी, अच्छी लगी, आपने उसको और पैम्पर करा, इसको बिल्कुल हाथ दोबारा से लगाया. लाइट का रिस्पॉन्स, कॉकरोच लाइट ऑन होते ही भाग जाते हैं और बाकी इंसेक्ट्स लाइट ऑन होते ही लाइट के ऊपर आ जाते हैं. तो ये दोनों स्टिमुलस एक ही है, लाइट, लेकिन दोनों का बिहेवियर अलग है. अभी ड्यूरिंग दीज मानसून सीज़न आप देखते हैं, अगर आप शाम के समय लाइट ऑन करते हैं तो ट्यूबलाइट के आसपास बहुत सारे आपको इंसेक्ट्स आते हुए नज़र आते हैं. और अगर घर में कॉकरोच है, रात में अंधेरा होता है तो कॉकरोच बाहर आ जाते हैं, लाइट ऑन करो कॉकरोच भाग जाते हैं. तो स्टिमुलस लाइट है, रिस्पॉन्स सबका अलग अलग हो सकता है. रिसेप्टर्स. अब ये जो स्टिमुलस हैं ये हमारी बॉडी में कैसे आ रहे हैं? कैसे हम हीट, लाइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट,
इनको पहचान पा रहे हैं। अगर हम इनको पहचानेंगे तभी तो हम इनको रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर हम इनको पहचान ही नहीं पाएंगे तो हम इनको रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे? ठीक है, जैसे एक ब्लाइंड इंसान लाइट को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, वो साउंड को रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो अगर कोई एनवायरनमेंट में स्टिमुलस है तो हम उसको कैसे रिसीव कर रहे हैं? उसको हम रिसीव कर रहे हैं रिसेप्टर्स से। अब ये रिसेप्टर्स क्या हैं? रिसेप्टर्स एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स में। ग्रुप ऑफ सेल्स इन सेंस ऑर्गन्स जो कि किसी एक स्टिमुलस को लेकर बड़े सेंसिटिव हैं। जैसे आँखों के अंदर लाइट के रिसेप्टर्स हैं, कानों के अंदर साउंड के रिसेप्टर्स हैं, आपकी टंग के ऊपर टेस्ट के रिसेप्टर्स हैं, आपकी नोज़ में स्मेल के रिसेप्टर हैं, आपकी स्किन में टच के और टेम्परेचर के, हीट के रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, तो रिसेप्टर्स क्या हैं? सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट वो सेल्स जो कि बाहर से इंफॉर्मेशन ले पाते हैं, या हम कह सकते हैं उनके लिए ये सेंसिटिव होते हैं। अब जरा हम इन रिसेप्टर्स, अब सारे रिसेप्टर्स को हम रिसेप्टर्स कह दें तो ये थोड़ा नाइंसाफ़ी हो जाएगी। हमने हर जगह के रिसेप्टर का नाम रख दिया। हमने बोला कि आईज़ में जो लाइट के रिसेप्टर्स हैं उसको हमने बोल दिया फोटो रिसेप्टर। ठीक है, लाइट के जो रिसेप्टर्स हमारी आई में हैं उनको हमने बोल दिया फोटो रिसेप्टर। आपको लर्न करना बहुत आसान है। फोटो इज़ एनीथिंग रिलेटेड टू लाइट। ठीक है, फोटोग्राफ आप लेते हो। अब ईयर में जो साउंड के रिसेप्टर्स हैं दे आर कॉल्ड एज फोनो रिसेप्टर। फोनो, यहाँ से फोनो, फोनो वर्ड जो है वो आपका साउंड से है। फोन, फोन वर्ड भी जो है वो आपको याद रहेगा कि फोन, फोनो, ईयर। अब जो थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड आ रहे हैं और ये काफ़ी बार बोर्ड में क्वेश्चंस में आ भी जाते हैं, ऑल फैक्ट्री, ये कहाँ प्रेजेंट है? ये स्मेल के रिसेप्टर्स हैं जो नोज़ में प्रेजेंट है। नोज़ में जो हम स्मेल ले पाते हैं वो किसकी वजह से ले पाते हैं? ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स की वजह से। फिर आता है हमारा टंग। टंग के ऊपर है टेस्ट के रिसेप्टर्स। टेस्ट बर्ड्स है ना, टेस्ट बर्ड्स के ऊपर रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। कौन से रिसेप्टर्स हैं? गस्टेटरी रिसेप्टर्स। गस्टेटरी का मतलब टेस्ट के रिसेप्टर्स। चलिए, तो ये थोड़े से आपके लिए न्यू वर्ड्स हैं, जो न्यू तो आपके लिए खैर सारे वर्ड्स हैं, बट फोटो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर लर्न करना आसान है। ऑल फैक्ट्री और गस्टेटरी ये आपको अपने माइंड में अच्छे से सेट करना पड़ेगा। स्किन के रिसेप्टर्स में एक बहुत आसान है, एक थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। स्किन के रिसेप्टर में जो टेम्परेचर का रिसेप्टर है दैट इज़ थर्मो रिसेप्टर। थर्मो, यू एवरीबडी नो कि थर्मो हीट से रिलेटेड है, तो हीट के या टेम्परेचर के जो रिसेप्टर हैं वो थर्मो रिसेप्टर हैं। और स्किन के ऊपर जो टच के या प्रेशर के रिसेप्टर्स हैं उनको कहलाया जाता है थिग्मो रिसेप्टर्स। ठीक है, एक ही स्किन के ऊपर दोनों तरह के रिसेप्टर हैं। आप स्किन से ही टेम्परेचर मेजर कर फील कर सकते हैं। आप ग्लास उठाते हैं, उसमें ठंडा पानी है या गर्म है, आप टच करके बता सकते हैं। और प्रेशर भी, किसी ने आपको हाथ दबा दिया या कहीं आपका भारी चीज़ के नीचे हाथ आ गया, टच, प्रेशर, ये थिग्मो रिसेप्टर। आप सॉफ्ट चीज़ को, रफ चीज़ को, हार्ड चीज़ को टच कर रहे हैं, ये सब आपके थिग्मो रिसेप्टर्स यहाँ से सेंसिटिविटी लेते हैं। ठीक है, अब होता कैसे है, ये सारा प्रोसेस चल कैसे रहा है? अब ये जो, जैसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे, हमने एक ही एग्जाम्पल यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। यहाँ से आप समझिए, जैसे आँखों के अंदर ये आपके रिसेप्टर्स लगे हैं, यहाँ पे रिसेप्टर लिखा है, आप बताएंगे कौन सा रिसेप्टर है? यू कैन कमेंट इट डाउन। जो आपकी आँखों में रिसेप्टर्स हैं दोज आर फोटो रिसेप्टर्स। ये फोटो रिसेप्टर्स से मैसेज जाएगा बॉडी के अंदर। ठीक है, ब्रेन को जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड को जाएगा, जिसको भी जाएगा वो हम बाद में बताएंगे। ये जाएगा रिसेप्टर अंदर, अंदर इसकी होगी प्रोसेसिंग। कोई ना कोई इसको प्रोसेस करेगा, सोचेगा, कैलकुलेशन करेगा, इंटरप्रेट करेगा कि करना क्या है भाई। फिर अंदर एक कनेक्शन बनेगा। ठीक है, इसके अंदर न्यूरॉन्स जो अंदर भी लगे रहेंगे, वहाँ से ये सब मिलके डिसाइड करेंगे करना क्या है। फिर मैसेज जाएगा बाहर किसी मसल को। ठीक है,
आंखों ने देखा एक एप्पल पड़ा है, हाथों की मसल ने हाथ बढ़ाया और एप्पल उठा लिया, ठीक है, और दे दिया मुंह को। वहाँ से टेस्ट बताया कि खट्टा है, मीठा है, फीका है, कैसा है। तो सब चीज़ें कोऑर्डिनेटेड चल रही हैं। आईज से इंफॉर्मेशन रिसीव हुई, सेंसरी न्यूरॉन्स ने इनको अंदर भेजा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ये सारे वर्ड्स अभी हम दोबारा कवर करेंगे, बस आप एक फ्लो देखिए कि कैसे ये फ्लो हो रहा है। रिसेप्टर ने इंफॉर्मेशन ली, बॉडी के अंदर गई, बॉडी के अंदर फंक्शनिंग हुई, फंक्शनिंग से एक मैसेज आया मसल के पास और मसल ने काम कर दिया जो भी काम करना है। एप्पल देखा, एप्पल उठा लिया, आंखों ने कॉकरोच देखा, डर लगा, हाथ की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, आपने उठा लिया एक अच्छा सा चप्पल और कॉकरोच को मार दिया। तो ये काम किया इफेक्टर्स ने। तो इस तरीके से रिसेप्टर्स रिसीव कर रहे हैं और मसल्स काम कर रही हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम आगे चलें तो हम देखते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो, ये एक फ्लो चार्ट से देख लीजिए, रिसीव नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है, फिर इन्फॉर्मेशन प्रोसेस और इंटरप्रेट होती है, और फिर उसका रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है। चलिए अब थोड़ा हम इस नर्वस सिस्टम को और समझने की कोशिश करते हैं कि नर्वस सिस्टम ऐसे काम कैसे कर लेता है। नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको आप CNS भी कहते हैं, एक होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको आप PNS भी कहते हैं, सेंट्रल एंड पेरिफेरल। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत ही बिल्कुल ही बेसिक सा डायग्राम है समझने के लिए, जिसमें ये तो बनाया गया है ब्रेन और ये बनाई गई है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन से भी कुछ नर्व्स निकल रही हैं, स्पाइनल कॉर्ड से भी कुछ नर्व्स निकल रही हैं, ठीक है। अब ये आपका बन गया पूरा नर्वस सिस्टम। अब ये आपको सेंटर में दिख रहा है क्योंकि ये बॉडी के सेंटर में है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बॉडी के सेंटर में है, तो इसको हम कहेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी के बाहर कुछ नर्व्स निकल रही हैं जो आपकी कहलाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरी का मतलब होता है साइड में। जैसे आपने सेल लेसन में पढ़ा है कि प्लांट सेल में वैक्यूल सेंट्रली लोकेटेड होता है और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस कहाँ चले जाते हैं, पेरिफेरल हो जाते हैं। तो पेरिफेरी का हमेशा मतलब यही रहता है टूवर्ड्स दी साइड्स। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपकी नर्व्स आती हैं, कुछ जो ब्रेन से निकल रही हैं और कुछ जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं। जो ब्रेन से नर्व्स निकल रही हैं उसको हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं और जो स्पाइन से नर्व्स निकल रही हैं उनको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दोनों आते हैं, क्रेनियल नर्व भी और स्पाइनल नर्व भी। ये PNS का पार्ट है, जबकि ये सेंटर वाला पार्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ये आपका आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट। तो अब हमारा काम क्या है, धीरे धीरे इन सबको स्टडी करना। चलिए आगे हम देखते हैं कि ये नर्व्स जो हैं, अभी ये थोड़ा सा एक टॉपिक यहाँ पे हम और कवर करेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो नर्व्स आपकी ये बाहर की हैं, ये आपके दो तरह के काम करती हैं। एक तो ये आपकी बॉडी को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करती हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली आपकी मसल्स को मूव करा रही है। आपने खाना खाया, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट में आपके स्टमक में खाना चर्न हो रहा है, आपकी डायफ्राम की मसल्स ऊपर नीचे आ जा रही हैं, आपकी आंखें ब्लिंक हो रही हैं, आपका ब्लड फ्लो हो रहा है, हार्ट पंप कर रहा है, वैल्व्स खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, सब हो रहा है आपकी बॉडी में। एंड ऑल दिस इज़ कंट्रोल्ड ऑटोमेटिकली। तो वो नर्व्स जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर रही हैं वो कहलाती हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये इनवॉलेंट्री हैं। और दूसरी आपकी आती हैं सोमैटिक, जिसका दूसरा नाम है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब क्या होता है, इच्छा से, है ना। कई बार आपसे पूछा जाता है कि भाई हमें वॉलेंटियर्स चाहिए क्लास के किसी काम के लिए, कोई रैली के लिए, कोई पब्लिक सर्विस के लिए, ठीक है, वॉलेंटियर्स चाहिए। वॉलेंटियर्स मतलब अपनी इच्छा से आ जाओ, कोई कंपल्शन नहीं है। तो वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम भी वही होता है कि आप अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं। इस टाइम अगर आपको लेक्चर सुनते हुए लग रहा है कि मुझे नोट डाउन करना है, तो इट्स योर चॉइस,
इफ़ यू वॉन्ट टू गिव इट अ पॉज, तो आपका हैंड उठेगा, पॉज करेगा, इट इज़ योर चॉइस। बट आप ये नहीं कह सकते मेरा दिल तेज़ धड़कना शुरू हो जा, मेरा स्टमक, मैंने अभी खाना खाया है, मुझे शाम को किसी पार्टी में जाना है तो जल्दी जल्दी खाने को डाइजेस्ट कर दे, या मैंने वेट लॉस करना है तो तू खाना धीरे धीरे डाइजेस्ट कर, मुझे फुलनेस की फीलिंग आती रहे। दिस इज़ नॉट अंडर योर कंट्रोल। तो जो चीज़ें नॉट अंडर आर कंट्रोल हैं उनको जो नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट कर रहा है दैट इज़ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और जो सिस्टम हमारे कंट्रोल में है दैट इज़ वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है हमारी बॉडी को रिलैक्स करने वाला, ठीक है। अभी जैसे आप बैठे हुए हैं, रिलैक्स्ड मूड में हैं, बिल्कुल आराम से पढ़ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, एसी चल रहा है, बाई चांस आप सर्दियों में लेसन देखेंगे तो आपका हीटर्स ऑन है, यू आर सिटिंग कूलली, योर हार्ट इज़ बीटिंग एट अ वेरी नॉमिनल रेट, आपका खाना डाइजेस्ट हो रहा है, आराम से सब हो रहा है। सडनली समबडी एंटर्स योर रूम और आपको पीछे से करता है भाव धप्पा, तो क्या होता है, आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है एकदम से, ठीक है। हार्ट बीट इंक्रीज, अभी हम सिर्फ हार्ट बीट से समझते हैं, बाकी के 2-3 एग्जाम्पल्स वी आर गोइंग टू टेक इट मिनट लेटर। आपकी हार्ट बीट एकदम तेज हो जाती है बिकॉज इट इज़ क्रिएटिंग एन अलर्टनेस इन योर सिस्टम कि कुछ है, अलर्ट हो जाओ। तो जो रिलैक्स करने वाला हमारी बॉडी का सिस्टम है वो कहलाता है पैरासिम्पैथेटिक, और जो अलर्ट करने वाला सिस्टम है वो कहलाता है सिंपैथेटिक। कैसे, अगर आप अलर्ट हो रहे हैं तो किसी की सिंपैथी होगी ना आपके साथ, हाय हाय डर लग गया बच्चे को, तो इसके साथ सिंपैथी करनी है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और पैरासिम्पैथेटिक मीन्स ठीक है नॉर्मल है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है आपका, वो आपके बॉडी को एकदम अलर्ट सिचुएशन में ले आता है, फाइट और फ्लाइट मोड में ले आता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, आंखें एकदम बड़ी खुली रह जाती हैं, एकदम अचंभे से हम कहते हैं ना आंखें खुली रह गई। इस टाइम पर आपका डाइजेशन रुक जाता है। अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखने वाली है कि ऐसा नहीं कि अलर्ट हो रहा है तो सब चीज़ें ज़्यादा ही होंगी, कुछ चीज़ें ज़्यादा होंगी, कुछ कम भी होंगी आपको अलर्ट करने के लिए। अगर आपकी बॉडी को अलर्ट करना है और पेट अपना खाना डाइजेस्ट करने में एनर्जी वेस्ट कर रहा है तो आपकी बॉडी को अलर्टनेस की कमी हो जाएगी, तो स्टमक में डाइजेशन कम हो जाती है। आप जब डर में होते हो तो आपको भूख नहीं लगती है ना, आपको मुंह में पानी नहीं आता किसी चीज़ को सोच के, आप डरे हुए हैं। लेकिन जब आप रिलैक्स्ड हैं, बैठे बैठे भूख लग जाती है, तो आपका डाइजेशन इंक्रीज हो रखा है जब आप रिलैक्स्ड में हैं। स्लाइवेशन इंक्रीज हो रखा है, आंखें छोटी हैं, ठीक है नॉर्मल है, और हार्ट बीट कम है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ये दोनों हैं पार्ट्स हैं। दिस जस्ट कीप इट इन योर माइंड एंड यू कैन नोट इट डाउन गिविंग अ पॉज टू द लेक्चर। अब ये पूरा नर्वस सिस्टम जो ये अंदर बाहर मैसेजेस आ जा रहे हैं, जो हमने ये बताया कि रिसेप्टर्स से बॉडी के अंदर गए फिर बाहर आए मसल्स के पास, ये कौन है जो अंदर बाहर लेके जा रहा है, ये है नर्व्स। कौन है ये? नर्व्स। और नर्व्स किससे बनी होती हैं? नर्व्स बनी होती हैं आपकी न्यूरॉन्स से। अब हमको स्ट्रक्चर पढ़ना है न्यूरॉन्स का, तो हम कहेंगे कि जो पूरा का पूरा हमारा नर्वस सिस्टम बना हुआ है उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है न्यूरॉन। हम कहते हैं ना सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, सेल से टिश्यूज, टिश्यू से सिस्टम बनते हैं, सेल से टिश्यूज, टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो जो सेल है नर्वस टिश्यू बनाने का, नर्वस सिस्टम बनाने का, वो कौन है? न्यूरॉन। और न्यूरॉन हमारी बॉडी का लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी में। तो अब हम इस न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर देखते हैं एंड विदाउट ड्राइंग आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला सिर्फ देखने से। बेटर टू पिक अप योर पेन एंड पेंसिल इन अ कॉपी इन योर हैंड एंड ड्रॉ दिस अलॉन्ग विद द लेक्चर। इसमें ये बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड डेंड्राइट। सेल बॉडी आपको ये जो सेंटर में ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरा ये दिस इज़ द सेल बॉडी, जिसके बीच में है आपका न्यूक्लियस और साइड पे है साइटोप्लाज्म। रिमूव कर दूंगी सो दैट यू कैन क्लियरली विजुअलाइज इट। दिस इज साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, और ये एक सेल के जैसा स्ट्रक्चर है। दिस इज नोन एज द सेल बॉडी ऑफ न्यूक्लियस एंड इट इज ऑल्सो नोन एज साइटोन। इसी सेल बॉडी और साइटोन से यू कैन सी नंबर ऑफ फाइबर्स अटैच्ड, ये कहलाते हैं हमारे डेंड्राइट्स।
बहुत सारे डेंड्राइट्स, और इसी सेल बॉडी से एक बड़ा लंबा फाइबर अटैच्ड है, एक लॉन्ग फाइबर अटैच्ड है ऐसे. दिस इज अ लॉन्ग फाइबर अटैच्ड हियर. दिस लॉन्ग फाइबर इज नोन एज एक्सॉन. दिस लॉन्ग फाइबर इज नोन एज एक्सॉन, जो किससे अटैच्ड है? सेल बॉडी से. इस एक्सॉन के बाद में आपको लास्ट में कुछ नर्व एंडिंग्स भी नजर आती हैं एंड उसके ऊपर नर्व एंडिंग्स हैं. तो डेंड्राइट्स जो हैं आपका मैसेज रिसीव करते हैं और नर्व एंडिंग्स से ये मैसेज आगे जाता है. मींस डेंड्राइट्स ने मैसेज रिसीव किया जो गया सेल बॉडी के पास, सेल बॉडी से मैसेज गया एक्सॉन के पास, एक्सॉन से होता हुआ नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग्स के आगे दूसरा जुड़ा हुआ है आपका न्यूरॉन, जिसके पास आपका मैसेज चला जाएगा. ठीक है, ये कुछ इस तरीके का है. अब आपको यहाँ पर ये बॉक्स बने हुए नज़र आ रहे हैं, ये इसके ऊपर कवरिंग है, एक्सॉन के ऊपर कवरिंग, जिसको बोलते हैं माइलिन शीथ. ठीक है, सो स्ट्रक्चर इज क्लियर. सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन्स, नर्व एंडिंग्स, माइलिन शीथ. अब डेंड्राइट्स ने मैसेज लिया, सेल बॉडी को दिया, एक्सॉन ने उसको लिया आगे और आगे फॉरवर्ड करा. अब आगे जब इसको फॉरवर्ड करा तो कैसे फॉरवर्ड करा, वो कहलाता है साइनैप्स. ठीक है, एक एक्सॉन, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ यहाँ पर जो कनेक्शन बना के रखता है, ठीक है, इस एरिया में जो कनेक्शन बनी हुई है, दैट इज नोन एज साइनैप्स. अभी हम साइनैप्स को आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, बट अभी आपको क्या याद रखना है कि एक्सॉन अगले डेंड्राइट्स के साथ, ठीक है, ये इसके डेंड्राइट्स निकल रहे हैं, एक्सॉन अब अगले डेंड्राइट्स के साथ कनेक्टेड रहता है. फिर ये डेंड्राइट मैसेज लेता है, सेल बॉडी को देता है, एक्सॉन को देता है, फिर नेक्स्ट न्यूरॉन को ट्रांसफर हो जाता है. अब ये न्यूरॉन जो हमने ड्रॉ किया है, ये 3 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं हमारे, जो हमारी बॉडी में यूज़ होते हैं ये पूरा सिस्टम करने के लिए. सेंसरी न्यूरॉन्स, रिले न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स. ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं? रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेते हैं और बॉडी के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन ली, सेंसरी न्यूरॉन से पास हुई और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आ गई. अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स के पास जो लेके जाएगा उसको बोलेंगे मोटर न्यूरॉन. ठीक है, जो मोटर चलाएगा, मोटर चलाना मतलब काम करना है ना. आप किसी भी चीज़ की मोटर चलाते हो तो उससे आपका कोई ना कोई काम होता है. आप मिक्सी की मोटर चलाते हो तो आपका ब्लेंडिंग हो जाती है, पानी की मोटर चलाते हो तो पानी ऊपर आ जाता है. तो मोटर क्या होता है? काम करने के लिए. तो सीएनएस से, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो मैसेज काम करने के लिए बाहर लेके आ रहा है, दैट इज नोन एज मोटर न्यूरॉन. और जो मसल्स काम कर रही हैं उन मसल्स को हम इफेक्टर्स भी कह देते हैं. इफेक्टर्स मसल्स, जरूरी नहीं है कि मसल्स हो, मैसेज तो किसी ग्लैंड के पास भी आ सकता है कि भाई चलो ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करो. तो हम यहाँ पर एक कॉमन नाम लिख देते हैं इफेक्टर्स. इफेक्टर्स क्या हो सकते हैं? मसल्स, ग्लैंड्स, ठीक है, जो काम करेंगे. तो रिसेप्टर्स से सेंसरी और रिसेप्टर से सेंसरी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर और बाहर. अब इनके बीच में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी इनको कनेक्ट करने के लिए एक तरह के न्यूरॉन हैं. ये मिलेंगे आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ही. सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन था? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो न्यूरॉन्स आपको मिलेंगे वो न्यूरॉन्स कहलाते हैं रिले न्यूरॉन्स. सो यू हैव 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स. सेंसरी न्यूरॉन्स which brings the information to the central nervous system, motor neurons which takes the information from central nervous system, और रिले न्यूरॉन जो इन दोनों के बीच में कनेक्शन बना रहा है और होता वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है. अब हमने बात करी थी साइनैप्स की, तो थोड़ा सा हम साइनैप्स को आगे समझते हैं कि 2 न्यूरॉन्स आपस में कैसे जुड़े होते हैं और कैसे मैसेज जाता है, एक्चुअली में कैसे मैसेज जाता है. अब जब भी कोई रिसेप्टर से मैसेज आया, अब ये आईज ही ड्रॉ कर लेते हैं हम. ठीक है, आईज से मैसेज गया. आईज में क्या थे? फोटो रिसेप्टर्स. फोटो रिसेप्टर्स ने मैसेज पास किया. अब मैसेज कैसा है? रिटन मैसेज है, ईमेल है, टेक्स्ट मैसेज है, वॉइस मैसेज है? नो, द मैसेज इज सेंड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट.
एक तरह से करंट फ्लो होता है, जिसको हम यहाँ पर करंट नहीं बोलते, हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो यहाँ पर जो फ्लो, जो मैसेज जाने का तरीका है वो कैसा है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है। तो आपके अंदर भी करंट दौड़ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो आपका मैसेज को लेकर के जाता है और पहुंच जाता है धीरे 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 लास्ट में नर्व एंडिंग में। अब नर्व एंडिंग के अंदर कुछ केमिकल्स के पैकेट्स पड़े हुए होते हैं, ठीक है। अच्छा, इन पैकेट्स को भी यहीं रोकते हैं। हमने देखा कि नर्व इम्पल्स पास हुआ यहाँ से और यहाँ से पास हुआ यहाँ तक, नर्व एंडिंग तक मैसेज ये आ गया इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये भी ये अगला न्यूरॉन बैठा हुआ है मैसेज लेने के लिए, इसका डेंड्राइट वेट कर रहा है कि भैया मुझे तू सिग्नल क्रॉस कर। बट अब क्या है, ये करंट है और करंट एक खाली जगह से पास नहीं हो सकता और न्यूरॉन्स आपस में जुड़े हुए नहीं होते, इनके बीच में गैप होता है। इस गैप को बोलते हैं साइनैप्स। अब ये गैप आ गया, अब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स तो आगे जा नहीं सकता। आप सबको मालूम है बीच में कोई अगर नॉन कंडक्टर है तो कैसे जाएगा। अब ये यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में तो नेक्स्ट को नहीं भेज सकता। अब यहाँ पर क्या होता है, नर्व एंडिंग के अंदर छोटे छोटे केमिकल्स के पैकेट्स बने होते हैं। जैसे ये नर्व इम्पल्स यहाँ आता है, ये केमिकल्स के पैकेट्स बाहर की तरफ रिलीज हो जाते हैं इस खाली एरिया के बीच में। ये केमिकल्स कहलाते हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। और न्यूरोट्रांसमीटर्स में ये आई एम गोइंग टू शो यू वन मोर डायग्राम। ऐसे ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं और लगे होते हैं आपके अगले डेंड्राइट में चले जाते हैं। ये जस्ट सी दिस पार्ट कि न्यूरोट्रांसमीटर्स कैसे रिलीज होते हैं, ठीक है। वो मसल का है, बस इतना देखिए कि यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे हैं पैकेट की फॉर्म में। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो गए तो एक तरह से ये डेंड्राइट में एक इम्पल्स का काम क्रिएट करता है, एक सिग्नल का काम क्रिएट करता है। एक सिग्नल अब डेंड्राइट को मिल गया कि ओहो कुछ चेंजेस आ गए, कुछ रिसेप्टर्स आ गए, कुछ चेंजेस हुए हैं। एनवायरनमेंट में कोई चेंज होगा तो न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगे ना, तो इसके एनवायरनमेंट में चेंज हुआ तो डेंड्राइट एक्टिवेट हो गए। अब ये केमिकल इम्पल्स जो है ये वापस इसमें आते ही, इसको टच करते ही कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। अब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फिर डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से नर्व एंडिंग और नर्व एंडिंग से फिर केमिकल बना करके यहाँ निकलता है और ये केमिकल अगले डेंड्राइट को पास ऑन होता जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आप फ्लो चार्ट की फॉर्म में देख सकते हो। स्टिमुलस से डेंड्राइट, कोई भी स्टिमुलस होगा उससे डेंड्राइट, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन। ये सारा क्या है, बिजली दौड़ रही है यहाँ से यहाँ तक, पूरी यहाँ से यहाँ तक ये पूरी बिजली दौड़ रही है। एक्सॉन के टर्मिनल पर आते ही निकलते हैं केमिकल्स जो क्या है, न्यूरो रिसेप्टर। अब ये केमिकल्स नेक्स्ट डेंड्राइट को पास होते हैं और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बन के नेक्स्ट डेंड्राइट में फिर इलेक्ट्रिसिटी का करंट आगे चला जाता है। तो ऐसे पास होता है आपका मैसेज फ्रॉम योर सेंस ऑर्गन्स के रिसेप्टर से हमारे ब्रेन तक, ठीक है। ये आ गया मैसेज, है ना, आता जा रहा है आता जा रहा है। अब ये नेक्स्ट डेंड्राइट से करके नेक्स्ट डेंड्राइट से करके पहुंचा देगा आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा, कैसे काम करेगा, और ये हम आगे देखते हैं कि कैसे नर्वस सिस्टम में और मसल्स कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम कर रहे हैं। इवेंचुअली तो हमने कोई रिस्पॉन्स करना है जिसमें किसी ना किसी तरह की मूवमेंट होगी। अब वो मूवमेंट करवानी है हमने तो कराई नहीं, हमने तो सिर्फ मैसेज भेजा है। तो सेंस ऑर्गन से जो स्टिमुलस मिला एनवायरनमेंट से, वो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू पहुंच गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रिले न्यूरॉन्स हैं। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, यहाँ पर डिसीजंस बनाएगा और डिसीजन बनाने के बाद एक रिस्पॉन्स भी बनाएगा। डिसीजन बना लिया ये होना है, मान लीजिए आपकी आंखों ने देखा है कॉकरोच, तो आपका दिमाग आपके पुराने एक्सपीरियंसेस के बेस पर डिसीजन लेगा। इस कॉकरोच को अगर आप दिलेर हैं और पहले भी कर चुके हैं तो वो कहेगा मार दो। तो आपका मैसेज किसके पास जाएगा, हाथ के पास जाएगा, आंखों के पास जाएगा कि आप कितनी दूरी से, पाँव के पास जाएगा, चल के जाइए, चप्पल उठाइए, हाथ में लाइए, मारिए।
सबका सेम नहीं डिसीजन होगा, सबका सेम रिस्पॉन्स नहीं होगा। कोई डरपोक होंगे और कोई ज़रूरी नहीं डरपोक ही, हो सकता है कि दयालु हों और कहें नहीं नहीं मारना अच्छी बात नहीं है, इसको पेपर पे उठाकर किसी चीज़ से उठाकर मैं बाहर फेंक दूँ, तो उसके लिए आपकी अलग मसल्स काम करेंगी। और कुछ तो ऐसे होंगे चीखने लग जाएंगे, कॉकरोच कॉकरोच कॉकरोच, तो उनके गले की मसल्स काम करेंगी। तो ये सब डिसाइड करना है कि भाई क्या करना है इस सिचुएशन में। डिसाइड तो हो गया भैया चप्पल लेनी है और मारनी है, तो चप्पल लेके मारनी है तो आपके पास पाँव को भी मैसेज जाना चाहिए, हाथ को भी मैसेज जाना चाहिए। तो ये आपका मैसेज जाएगा आपकी पाँव की मसल्स और हाथ की मसल्स के पास। लेके कौन जाएंगे? मोटर न्यूरॉन्स। अब मसल्स क्या करेंगी? मसल्स मूव करेंगी। और आपको पता है मसल्स कैसे मूव करती हैं? बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो मसल्स हमारी बेसिकली प्रोटीन्स की बनी होती हैं। इन प्रोटीन्स में कुछ चेंजेस होंगे और उन चेंजेस की वजह से ये मसल्स छोटी हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी और आप उससे अपना काम कर सकेंगे। तो दिस इज हाउ इट इज डन। अब सेंसरी न्यूरॉन्स का पूरा बंडल कहलाता है आपका एफरेंट नर्व। एफरेंट मतलब अंदर आना, ईफरेंट मतलब बाहर जाना, ई इजेक्ट, ई एग्जिट, है ना। ई से मतलब होता है बाहर जाना, तो ये ईफरेंट नर्व्स हैं जो आपकी बाहर जा रही हैं। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड नेक्स्ट बात है कि भाई ये न्यूरॉन, हमने तो ये पढ़ा कि ये कैसे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कैसे कनेक्टेड होता है। अब हमें ये पढ़ना है कि ये जो मसल्स हैं ये न्यूरॉन्स के साथ कैसे कनेक्टेड हैं। मसल्स और न्यूरॉन्स जब आपस में कनेक्टेड रहती हैं तो वो बनाती हैं एक तरह का न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये रहा आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये एक्सॉन आया, ये नर्व एंडिंग है, ये मसल का फाइबर है और ये नर्व एंडिंग इस मसल के ऊपर है। जहाँ पर इसने टच किया वो बन गया आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज अ पॉइंट वेयर मसल फाइबर्स कम इन कॉन्टैक्ट विद मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन के साथ मसल फाइबर जुड़े हुए हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब यहाँ पर भी वही होगा, केमिकल रिलीज होगा। ठीक है, एक्सॉन ये इसी का एक व्यू बड़ा करके यहाँ दिखाया हुआ है। ठीक है, यहाँ से इसको एनलार्ज व्यू है ये थोड़ा सा। ये आपके एक्सॉन है, इनमें से न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलेंगे, मैसेज यहाँ से इलेक्ट्रिकल आएगा, यहाँ तक आते ही केमिकल्स निकाल देगा। ये केमिकल्स निकलेंगे और मसल्स के ऊपर इन केमिकल्स के रिसेप्टर्स लगे होते हैं, है ना। अब मसल्स भी तो किसी तरीके से इनको पहचानेगी, तो जैसे मसल इनको पहचानेगी वो कहलाते हैं रिसेप्टर्स। जैसे ये इसके पास आएंगे, ये मसल्स में कुछ प्रोटीन के बदलाव होंगे, हेर फेर होंगे बहुत सारे, जिनसे कि इनकी मूवमेंट होगी। ठीक है, अब ये मसल्स के प्रोटीन्स कैसे हेर फेर करते हैं, इफ़ यू वांट टू डू दिस, सो या तो मेरा 11th का कोई लेक्चर देखो, नहीं तो अच्छी पढ़ाई करो 10th में और 11th में जाके मेडिकल लो और बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन समझो। एटलीस्ट बायोलॉजी सबको आनी चाहिए, है ना। हमारा ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, हम अपने ही बारे में नहीं जान पाएँ तो बाकी दुनिया के बारे में क्या ही जानेंगे। एटलीस्ट हमें अपनी बॉडी के फंक्शंस तो पता होने चाहिए, एटलीस्ट इतना होना चाहिए। चलिए, इट्स योर चॉइस। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हमारी बॉडी में एक्शंस, ये तो काम हो गए ना, ये काम हुआ, एक एक्शन हुआ भाई, मैसेज आया और ये एक्शन हो गया। क्या एक्शन हुआ? बॉडी ने क्या किया? मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ये हमारी इच्छा से हुआ। ठीक है, हमारे दिमाग ने कहा चप्पल उठाओ, उठानी है उठाओ, नहीं उठानी है आप छोड़ भी सकते हैं, भाग भी सकते हैं। 2-3 डिसीजंस आपको मिलते हैं। तो जो डिसीजंस आपके अपने ऊपर डिपेंड करते हैं वो कहलाते हैं आपके वॉलंटरी एक्शंस। ठीक है, वो कहलाते हैं आपके वॉलंटरी एक्शंस, जो आपकी इच्छा से, आप वॉलंटियर हैं, आप करना चाहते हैं करिए, नहीं करना चाहते मत करिए। बैठा है कॉकरोच, बैठा रहने दीजिए। बेशक आपका दिमाग कह रहा है कि चलो नहीं उठ जाओ, जैसे दिमाग कहता है ना चलो नहीं उठो पढ़ो, पर आप नहीं उठ रहे होते हो। आपको मालूम है पेपर है, होमवर्क सबमिट करना है, क्लास वर्क काम कंप्लीट करना है, दिमाग ने कह दिया, बट आपकी चॉइस है आप उठते हैं या नहीं उठते हैं, वो आपके कंट्रोल में है। ठीक है, तो दीज आर सम कॉन्शियस एक्शंस। और कॉन्शियस एक्शन कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा ब्रेन। और ब्रेन का भी एक पार्ट है सेरिब्रम। अभी हमने ब्रेन पढ़ा नहीं है, हम डेफिनेटली इस पार्ट को पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप ये याद रखिए ब्रेन का एक पार्ट है सेरिब्रम, जो हमारे वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है।
मैं लिखना चाहूँ, मैं डांस करने के लिए हाथ उठाऊँ, नहीं करूँ, दिस इज़ ऑल डिसाइडेड बाय माय सेरिब्रम। और वॉलंटरी एक्शन हमारी सिर्फ स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल कर सकता है। हमारी स्मूथ मसल जो हमारे बॉडी के अंदर है, ये उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, अब इसमें फ्लो जो है इंफॉर्मेशन का वो कैसे है, रिसेप्टर से पहले इंफॉर्मेशन जाती है स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड भेजता है सेरिब्रम के पास, सेरिब्रम उसको प्रिसीव करता है, एनालाइज करता है, डिसाइड करता है, रिस्पॉन्स जनरेट करता है और वापस स्पाइनल कॉर्ड को बता देता है कि चलो भैया मैसेज भेजो मसल्स को। तो देखो क्या हुआ, सेरिब्रम तो हो गया हमारा किंग, है ना, ब्रेन तो हो गया हमारा किंग जो काम कर रहा है, और स्पाइनल कॉर्ड हो गई हमारे मिनिस्टर्स, वज़ीर सारे, कि भैया या हम कह सकते हैं रानी हो गई एक तरह से, वज़ीर जो होते हैं किंग के नीचे वाले, और बाकी तो हमारी ये सेना हो गई। चलो जी, सेना को इन्फॉर्मेशन लाई बिना सोचे समझे, ये लो जी वज़ीर को दे दिया, वज़ीर ने बैठ के राजा के साथ डिस्कस किया, राजा ने एक्शन लिया और वज़ीर को वापस कहा चलो जी ये काम करो, तो ये भी सेना है। तो रिसेप्टर, मसल्स, ये सब हमारी सेना है और ये हमारे राजा और मंत्री हैं जो हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, इस वॉलंटरी एक्शन में हम क्या क्या करते हैं, ये सभी राइटिंग, रीडिंग, वॉकिंग, स्पीकिंग, डांसिंग, सब कुछ। अब आते हैं हमारे इनवॉलंटरी एक्शन, वो कैसे कंट्रोल होते हैं। ये हमारे वो एक्शंस हैं जो हमारे अनकॉन्शियस एक्शंस हैं, जिनको हम सोच के नहीं करते। हम हार्ट बीट सोच के नहीं बढ़ा सकते। अभी आप बैठे कहें मेरा हार्ट तेज़ हो जा, तेज़ हो जा, तेज़ हो जा, नहीं हो सकता। ये जो सिस्टम है हमारे कौन कंट्रोल करता है, ये हमारे ब्रेन का एक और पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये कंट्रोल करता है। सिमिलर अभी वही बात बोलूँगी कि इन पार्ट्स को हम जब ब्रेन पढ़ेंगे तभी पढ़ पाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना पड़ेगा। वेरी सून आई विल बी गेटिंग दैट वीडियो। तो ये कंट्रोल जो करता है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। और इसमें कौन सी मसल्स कंट्रोल हो रही है, स्मूथ मसल्स। ठीक है, स्मूथ मसल्स कंट्रोल करता है, स्मूथ मसल्स इन्वॉल्व रहती हैं इनवॉलंटरी एक्शंस में। इनमें कैसे जाता है भैया, राजा तो दिमाग ही है, ठीक है, राजा तो दिमाग ही है, किंग तो हमारा दिमाग ही है, स्पाइनल कॉर्ड हमारे मिनिस्टर्स ही हैं और ये हमारे मंत्री हैं, ये सारे हमारी सेना है। रिसेप्टर से कोई इन्फॉर्मेशन मिली जो स्पाइनल कॉर्ड के पास गई, स्पाइनल कॉर्ड ने वो राजा के पास भेजी कि भैया डिस्कस करो, डिसाइड करो क्या करना है, कैसे करना है, वापस मेरे को मैसेज दो और मैं जा कर के मैसेज भेजूंगा दूसरी सेना को कि भैया क्या काम करना है। तो बस इतना आपको याद रखना है कि वॉलंटरी एक्शंस में सेरिब्रम इन्वॉल्व है, इनवॉलंटरी एक्शंस में मेडुला इन्वॉल्व है। तो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी आपको यहाँ से क्लियर हो गई। लेकिन इन दोनों में ही क्या है, आपको सोचना है, डिसीजन लेना है, फिर काम करना है। इसमें सब में टाइम लगता है ना, इन सब चीज़ों में टाइम लगता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बहुत सारे न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि भाई पहले मैसेज गया, ब्रेन एनालाइज किया, पुराने वालों से कनेक्ट किया, सब कुछ किया। तो इन सब के टाइम की वजह से अब कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें कि हमें सोचने की तक का टाइम नहीं है। हमारा हाथ पड़ गया किसी एक बहुत ही गर्म ऑब्जेक्ट पे, हमने फटाफट से हाथ झटक दिया, रिमूव कर दिया अपना हाथ। अगर हमारा ब्रेन इन्वॉल्व हो तो ब्रेन के पास वैसे मैसेज जाएगा, ब्रेन सोचेगा अच्छा पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ था, हाथ ने इन्फॉर्मेशन दी थी, ऑब्जेक्ट बहुत गर्म था, हाथ जल गया था, डॉक्टर के पास गए थे, बर्नौल लगाई, ये करा वो करा, तो अब मुझे हाथ हटा लेना चाहिए। ऐसा करेंगे तब तक तो हाथ जल जाएगा। तो हमारी बॉडी में इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक और एक्शन है जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, कि जैसे ही हमारी इंफॉर्मेशन अंदर आए वो ब्रेन को इन्वॉल्व ही ना करें हम ज़्यादा। ठीक है, जैसे ही हमारा फर्स्ट कॉन्टैक्ट बने वैसे ही हमको इन्फॉर्मेशन वापस मिल जाए और हम काम करें। दिस सडन एक्शन इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, ये रिफ्लेक्स एक्शन के कुछ एग्जांपल्स हैं, अपना हाथ गर्म चीज़ से हटा लेना, और इसमें सोचना अलाउड नहीं है, बिना सोचे समझे काम होता है, कंट्रोल नहीं है हमारा, हमारी बॉडी को ये बहुत ज़बरदस्त नुकसान से पहुंचाता है। और ये जो रिस्पॉन्स है ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड से बनता है इंस्टेड ऑफ ब्रेन। इसमें जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है उसके बाद इंफॉर्मेशन ब्रेन में ज़रूर जाती है,
लेकिन एक्शन हो जाए, वो एक्शन तो स्पाइनल कॉर्ड ही कर रहा है, लेकिन बीच में इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास भी जाती है, क्योंकि ब्रेन ही हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है और आने वाले लाइफ के आगे ऐसी समस्याओं से डील करने के लिए रेडी रहता है। तो अभी इसमें ब्रेन का पार्ट ज़्यादा रोल तो है नहीं, सो हम इसको सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड तक कनेक्ट करके छोड़ सकते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन में कैसे काम होता है। जैसे मान लीजिए ये हॉट प्लेट है, ये आपका हाथ है, बड़ा गंदा हाथ ड्रॉ है, डजेंट मैटर, ये हॉट प्लेट है, ये आपकी स्किन है, इसके ऊपर आपके थर्मो रिसेप्टर लगे हुए हैं जिसने एकदम से मैसेज लिया, और ये बर्निंग हॉट, नॉर्मल ल्यूक वार्म नहीं है, इट इज़ बर्निंग हॉट टी, टच किया, हैंड रिमूव कर दिया। हुआ कैसे? यहाँ से मैसेज सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू गया और सीधा का सीधा गया स्पाइनल कॉर्ड में। यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड में रिले न्यूरॉन्स है, यही रिले न्यूरॉन्स डिसाइड कर लेते हैं क्या करना है, और मोटर न्यूरॉन के थ्रू मसल्स के पास इंफॉर्मेशन आ जाती है कि मसल्स हैव टू कॉन्ट्रैक्ट टू विड्रॉ दी हैंड, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है हाथ को रिमूव करने के लिए। सो ये है आपके थर्मो रिसेप्टर्स यहाँ पर, फिर ये है आपके सेंसरी न्यूरॉन्स, रिले न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड मसल्स। तो ये पूरा जो लूप बन रहा है, यहाँ से स्टार्ट होकर के पूरा ये जो लूप बन रहा है, दिस लूप और दिस आर्क, ये आर्क बन रहा है ना, मैथ्स में आप आर्क बनाते हैं, तो दिस आर्क इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स एक्शन इज द एक्शन परफॉर्म्ड, और रिफ्लेक्स आर्क आपका ये पूरा आर्क बन रहा है। तो एक बार हम इसका फ्लो चार्ट से समझें, क्योंकि कई बार ये फ्लो चार्ट को भी बनाने को आ जाता है। हॉट प्लेट से स्किन, स्किन से सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड, और फिर स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन पे जाकर के वापस, स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, छोटे मोटे काम हमारे मंत्री जी खुद ही कर लेते हैं, हमारा वजीर खुद ही कह देता है कि भैया ये काम कर लो। कुछ पावर तो वजीर के पास भी होती है ना, वो हर छोटी चीज़ के लिए राजा को तंग करने नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो वजीर है, जो मिनिस्टर है, वो अब इमीडिएटली खुद ही डिसाइड करके मोटर न्यूरॉन के थ्रू मसल्स को कहता है भैया मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, आगे खतरा है, आगे नहीं जाना। मसल एकदम कॉन्ट्रैक्ट करके रिस्पॉन्स कर देती है कि भैया जी चलो ये काम हमारा हो गया। अब ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है, इसकी इंफॉर्मेशन डेफिनेटली ब्रेन के पास जाती है, मंत्री बाद में बोल देता है ब्रेन को, या साथ साथ भी आगे एक्शन करते रहो और साथ साथ इंफॉर्मेशन ब्रेन को भी जाती रहे कि भाई ऐसा हुआ था, तभी हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस भी स्ट्रांग होते हैं। अब छोटे बच्चे का रिफ्लेक्स एक्शन स्ट्रांग नहीं होता, इतना तेज है ना, तो वो हाथ लगा लेता है, फिर बड़े आराम से ही अगर वो पीछे करता है। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन हमारा जो है उसका डेफिनेटली ब्रेन भी इन्वॉल्व रहता है, लेकिन मेजर रोल जो है वो स्पाइनल कॉर्ड का है। तो इफ़ अ क्वेश्चन कम व्हाट इज इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग अ रिफ्लेक्स आर्क, तो योर आंसर विल बी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, कंसेप्ट्स आपके क्लियर करने में हेल्पफुल होगा। सो वही, इसको देखने के बाद डू रीड योर एनसीईआरटी। इसको देखकर आपकी एनसीईआरटी जब आप रीड करेंगे तो इट विल बी क्रिस्टल क्लियर। आपको एक एक शब्द मैंने एनसीईआरटी से ही पिकअप किया है, इट विल हेल्प यू आउट। एंजॉय रीडिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय फॉर दिस लेक्चर।